बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम्स पावर के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स 12.6, 12.7 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12.6, 12.7 को समझेंगे। और सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको जो कॉम्प्लेक्स पावर क्या है। कॉम्प्लेक्स पावर को हम ये S इज़ इक्वल टू पी प्लस जे क्यू कैपिटल और बोल्ड लेटर से जाहिर करते हैं। जब आप लिखते हैं तो इसके ऊपर एक बार डाल देते हैं, तो ये हो गया। और इसका सिर्फ एक फार्मूला ही अगर आप याद रखें तो ये काफ़ी है। ये होता है VRMS और IRMS कॉन्जुगेट, या आप चाहें तो इस एंगल के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम को देख लें। ये कॉम्प्लेक्स पावर है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, एक रियल पावर और एक जो है वो इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स पावर बनता है। और यहाँ एक पिक्चर मैंने शो किया ताकि आपको आसानी से समझ लें कि कॉम्प्लेक्स पावर अगर ये बंदा है तो उसी के साथ एपरेंट पावर क्या चीज़ है कि जब इसके आप कपड़े उतार दें, ये जो है ये आपका एपरेंट पावर है। मतलब कहने का ये है कि कॉम्प्लेक्स पावर में जो फेज एंगल्स वगैरह शो करते हैं, एपरेंट पावर में सिर्फ उसके मॉड देते हैं, फेज एंगल्स वगैरह नहीं शो करते, सिर्फ उसके वैल्यू को शो करते हैं। और ये फार्मूला फिर उसका है कि एपरेंट पावर क्या हुआ कि मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर। और जब मॉड का मतलब जैसे अब एंगल्स वगैरह को निकाल देंगे तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे रह जाएंगी। और रियल पावर जैसे हमने कहा कि ये है रियल पावर, एक्चुअली जो रियल पार्ट ऑफ एस। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर हम इसको दो पार्ट में देखें तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारा रियल पावर हो गया और क्यू वाला जो हिस्सा है वो इमेजिनरी पावर हो गया। और फाइनली जब हम पावर फैक्टर निकालते हैं तो वो पावर फैक्टर बराबर होता है एपरेंट पावर डिवाइडेड बाय रियल पावर P डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। तो ये इस बैकग्राउंड के साथ हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इंस्टेंटेनियस पावर हम पहले देखेंगे। बिगिन बाय एग्जामिनिंग द इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। ये हमारा वाई कनेक्शन लोड है हमारे, तो इसमें हम इंस्टेंटेनियस पावर को पहले देखेंगे। और जब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं तब हम टाइम डोमेन की बात करते हैं। तो हम टाइम डोमेन में वोल्टेज सिग्नल को हम इस तरह लिख सकते हैं VT Vm cos ओमेगा टी। और आपको पता है Vm होता है जो पीक वैल्यू और cos ओमेगा टी। ये अगर एक फेज़ को या रेफरेंस फेज़ को हम अगर इस तरह लिख लें तो आपको याद है कि थ्री फेज़ में तीन वोल्टेजेस होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हाँ सिर्फ कि Vm क्या है। बेसिकली Vm और VRMS में फ़र्क क्या है। ये पीक वैल्यू होता है और जब हम एवरेज वैल्यू या RMS वैल्यू जिसको कहते हैं वो √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये RMS वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम Vm को लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ RMS तो हम क्या लिखेंगे √2 VRMS। यहाँ से इधर लेके चलेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अब एक सिग्नल हमारा ये हो गया। अब ये भी आपको पता है कि सिग्नल्स में फेज डिफरेंस है तीनों में। यहाँ पे हमने Vm को लिख लिया √2 Vp। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, सबसे पहले हमारा सिग्नल ये वाला था Vm cos ओमेगा टी। उसके बाद जो दूसरा सिग्नल है वो -120 होता है, आपको ये पता है, आपने पहले पढ़ा है बाय फेज सीक्वेंस। और थर्ड सिग्नल जो है वो +120 डिग्री। अब इसको अगर Vm के बजाय हम RMS वैल्यू में लिखना चाहें तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, यानी Vm की जगह पे √2 V फेज़ लिख देंगे इन तीनों में। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम V फेज़ की बात करते हैं तो जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट पर फेज़ है तो उसको आप जहन में रखिए। तो अब ये हमारे तीन वोल्टेजेस थे और अब हम इनको अप्लाई करेंगे। हम सिर्फ एक फेज़ को अगर हम सॉल्व कर लें तो बाकी चूँकि ये बैलेंस्ड है, सेम वैल्यू है, तो बाकी आंसर्स भी हम
आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए जेड वाई, ये जो इम्पिडेंसेस हैं, ये एक्चुअली क्या है कि अगर हम इसको मैग्नीट्यूड और फेज में लिखेंगे तो जेड और एंगल थीटा है। द फेज करंट लैग्स बिहाइंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज बाय थीटा। अब यहाँ से चूँकि ये इम्पीडेंस एंगल है और ज़्यादातर जितने इम्पीडेंसेस हैं वो इंडक्टिव होते हैं, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो करंट है दैट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज में क्या अब हो जाएगा कि अब हम ये देखिए इसको माइनस थीटा से हम यहाँ माइनस कर देंगे। ये तो यानी करंट जब हम लिख रहे हैं तो ये वोल्टेज से लैगिंग बिहाइंड थीटा है। ये देखिए वोल्टेज आ गया और ये करंट √2 वीपी की जगह हमने आईपी लिख दिया जो फेज करंट है, कॉस ओमेगा टी विद माइनस थीटा, जो यहाँ से हम कह रहे हैं कि इट विल लैग। और उसी तरह हम बाकी दो जो फेज करंट्स हैं उनको भी हम लिख लेंगे। तो अब टोटल पावर जो है, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ पावर ऑफ फेज ए, पावर ऑफ फेज बी एंड इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ फेज सी। और इसको जब हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस लिख लेंगे, फेज वोल्टेज VAN मल्टीप्लाई बाई करंट IA। अब यहाँ से देखें ये करंट लाइन करंट भी है और ये फेज करंट भी है। सो जब वाई कनेक्शन में आई करंट रिमेन्स सेम, तो इसलिए यहाँ हमने IA से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने IB से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको IC से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनके अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, VAN हमने यहाँ पे निकाल लिया था ये वाला, उसके साथ ये करंट भी हमने निकाला था पिछले स्लाइड में ये, और इसी तरह इन तमाम को अगर VBN को भी -120 के साथ कर देंगे और VCN ICN को भी +120 के साथ कर देंगे। और जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं सिंप्लीफिकेशन यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपके बुक में गिवन है, आप उसको देख लीजिए। तो हमारा नेट आंसर जो आ जाएगा वो इंस्टेंटेनियस पावर होगा 3V फेज, I फेज और cos थीटा। तो इसको हमने ध्यान में रखना है कि टोटल इंस्टेंटेनियस पावर इज 3V फेज, I फेज, cos थीटा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि दिस इंस्टेंटेनियस पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखिए टी नहीं है कहीं पे भी, तो दैट मीन्स कि ये पावर कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। और यहाँ से चंद चीज़ें हम ये निकाल सकते हैं, जैसे एवरेज पावर पर फेज़। अब ये तो 3 फेज़ का होगा, एक फेज़ का इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये पर फेज़ एवरेज पावर आ जाएगा। इसी तरह रिएक्टिव पावर जो है वो साइन के हिसाब से आ जाएगा, रिएक्टिव पावर। अपरेंट पावर SP VP IP, यानी जब हम एंगल्स को ख़त्म कर देंगे तो ये आ गया। और जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो VP IP कॉन्जुगेट लिख लें या P + JQ। और ये कुछ फार्मूलाज अगेन आप जहन में रखिएगा कि जब हम एवरेज पावर की बात करते हैं तो ये P इज़ 3 ऑफ PP, यानी पर फेज़। ये P टोटल है और ये पर फेज़ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला आ गया। इसी तरह Q के लिए भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कॉम्प्लेक्स पावर के लिए भी 3 ऑफ फेज़ कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो S है ये P × JQ, यानी ये अपरेंट है तो ये √3 VL IL थीटा, इससे भी आप मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखें कि फॉर वाई कनेक्टेड लोड, जैसे मैंने बताया कि I लाइन बराबर है I फेज़ के, लेकिन V लाइन बराबर है √3 ऑफ द फेज़ के। और जब अगर डेल्टा कनेक्शन लोड हो तो डेल्टा में IL बराबर होता है √3 IP और VL बराबर है VP के। अब एडवांटेजेस इसके क्या हैं? 3 फेज़ के 2 हैं। एक तो द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम इज कांस्टेंट, जैसे हमने देखा कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, so it does not change with the time as the instantaneous power of each phase does। तो हर फेज़ की जो पावर है वो तो चेंज होगी, लेकिन आप टोटल जब ऐड कर लेंगे तो वो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और एक सेकंड मेजर एडवांटेज ऑफ द 3 फेज सिस्टम,
for power distribution is that the three-phase system uses a lesser amount of wire than the single phase system. ये भी आपके बुक में विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है. मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप ये ध्यान में रखें कि थ्री फेज सिस्टम में जो लेसर अमाउंट ऑफ वायर, यानी वायर साइज रिड्यूस हो जाता है फॉर द सेम लाइन वोल्टेज एंड द सेम एब्जॉर्ब्ड पावर. अब आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं. डिटरमिन द टोटल एवरेज पावर, रिएक्टिव पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर एट द सोर्स एंड एट द लोड. तो हमने यहाँ पे ये तीनों पावर मालूम करने हैं और इसी तरह लोड पे तीनों पावर मालूम करने हैं. तो सबसे पहले जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं कि हम सिर्फ सिंगल फेज को ले लें एक को, तो ये डायग्राम हमारा बन गया ये. और फेज वन के लिए वोल्टेज देखिए, यहाँ पे ये वोल्टेज है और करंट क्या होगा इसका कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो भी इम्पीडेंस है, तो उसे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा करंट आ गया फेज करंट. अब 10 एट द सोर्स द कॉम्प्लेक्स पावर यानी टोटल कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड, या आप ध्यान में रखें कि सप्लाइड भी है, इज SS -3 VPIP. माइनस साइन क्यों है ये मैं अपनी क्लास में ये समझाने की कोशिश करता हूँ. ये फ़र्ज़ करें आपके वालिद साहब हैं, तो ये आपको पैसे भेज रहे हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं पैसे, आप स्टूडेंट हैं, तो नौबत ये आ गई है कि उनकी जेब खाली हो गई, तो ये इसलिए माइनस में चले गए हैं, उधार में चले गए. तो जो सप्लाई पावर है उसको हम माइनस से शो करते हैं और एब्जॉर्ब पावर को प्लस से शो करते हैं, या पावर कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा पहले भी. ओके, तो पावर सप्लाइड को हम माइनस लिखेंगे, उसके बाद 3 × VPIP कॉन्जुगेट, ये इसका फॉर्मूला है. और यहाँ से अब आप ये VP हमने डाल दिया और ये IP डाल दिया. यहाँ पे याद रहे कि ये माइनस साइन है, कॉन्जुगेट की वजह से ये प्लस साइन हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये गलती नहीं करनी है आपने. और उसके बाद आप सिंपल अपने कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लें. मैं बार बार कहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इसको करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. मेरा एक वीडियो भी है इस पर, आप चाहें तो वो देख लें, इस कॉम्प्लेक्स पावर सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर. एनीवे, तो ये आ गया सप्लाइड पावर. अब जो रियल पावर या एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड, यहीं से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स पावर निकाल लें तो बाकी दोनों पावर्स आप यहीं से ले सकते हैं. ये देखिए, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. तो रियल पार्ट में आ गया यानी -2087 वाट और इमेजिनरी में आ गया 837.6 VAR. तो हम यहाँ पे थे, हमने कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय द सोर्स हमने ये निकाल लिया था. ये हमारा सिंगल फेज सर्किट है. अब हम कॉम्प्लेक्स पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड निकालेंगे पहले. तो ये फार्मूला है कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड. इसको आपने जहन में रखना है. इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने कोशिश की है यहाँ पे कि ये देखिए, पावर जो है वो एक्चुअली जिसको हम रियल पावर कहते हैं, वो हाफ ऑफ रियल V × I, यानी कॉम्प्लेक्स जो है उसके रियल पार्ट है. और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं I²R, कि V को भी आप इन टर्म्स ऑफ I लिख सकते हैं और I तो है ही इन टर्म्स, लेकिन अभी कॉन्जुगेट को ख़त्म करने के लिए हम इसको मॉड ले लेते हैं. तो बेसिकली ये मॉड क्या है, रिप्रेजेंट्स I एंड I कॉन्जुगेट. इससे I कॉन्जुगेट आ गया और यहाँ से आप I ले लेंगे, तो इसको मॉड ले लेंगे ताकि हमें जो साइन के झमेला है वो ख़त्म हो जाए. तो ये आ गया. अब इसके बाद इसको हम आगे चलते हैं लेके, वेर IP यहाँ से इस IA लाइन करंट, और ये हमने निकाल लिया था 6.81 एंगल दिस वन, और ZP हमारा ये है जो लोड. तो अब यहाँ से हम इस फार्मूले में डाल के पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, कॉम्प्लेक्स पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, ये हमारे पास आ गया, जिसको हम यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया. अब थर्ड, यही दो मालूम करने थे हमने. अब लेकिन इसमें फ़र्क देखिए, द रियल पावर एब्जॉर्ब्ड ये आ गया इतना वाट, यहाँ से देखें, और
रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब इज 11.33 VAR, तो यहाँ से ये आ गया। अब अगर आप इन दोनों पावर्स पे गौर करें, ये देखिए सप्लाइड है और ये पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड है, तो इनमें फ़र्क है। और फ़र्क की वजह यह है कि पावर जो लाइन है, लाइन में भी पावर कंज्यूम हो रहा है। तो अगर हम लाइन पावर यहाँ से निकाल लें, पावर एब्जॉर्ब बाय द लाइन इम्पीडेंस दिस, तो यहाँ पे अब हमने ये दोनों पावर कैलकुलेट कर दिए थे, कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय द सोर्स और कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय द सोर्स, और इन दोनों में फ़र्क था। हम देखते हैं कि अब पावर कंज्यूम्ड बाय द लाइन क्या है। तो ये यही फार्मूला है। उसी तरह SL यानी पावर कंज्यूम्ड, कॉम्प्लेक्स पावर कंज्यूम्ड बाय द लाइन इज 3 टाइम्स IP² इंटू ZL। IP तो वही है और ये ZL डिफरेंट है, तो यहाँ से हमने ये पावर कैलकुलेट कर लिया, पावर कंज्यूम्ड इन द लाइन या पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लाइन। अब हम देखेंगे बाय पावर कंजर्वेशन थ्योरम से कि सम ऑफ ऑल 3 पावर्स 0 होना चाहिए। तो ये हमारा पावर सप्लाइड है, ये पावर जो है वो कंज्यूम्ड बाय द लाइन हो गया, और ये पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, और जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। अब आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12.6 ये सर्किट है और इसमें हमने कॉम्प्लेक्स पावर एट द सोर्स और एट द लोड कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल जिस तरह हमने पहला सवाल किया, एग्जैक्टली वही टेक्निक हम फॉलो करेंगे। ये देखिए फेज़ ए में वोल्टेज ये वाला है 120∠30, और करंट हम इसी तरह निकाल लेंगे VP ओवर Z। VP ये हो गया, और Z क्या है, ये तीनों सम ऑफ द 3 इम्पिडेंसेस। तो यहाँ से हमें करंट आ गया IA इस ब्रांच पे, और फिर पावर कंज्यूम्ड बाय द सोर्स या पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, ये फार्मूला वही है, SS इज इक्वल टू -3 VP IP। वैल्यूज हमने पुट कर दिया। IP जैसे मैंने पहले बताया कि IP कॉन्जुगेट है, इसलिए यहाँ माइनस है, उसको आप प्लस कर लेंगे, तो ये पावर सप्लाइड आ गया हमारे पास। अब पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, सेम फार्मूला 3IP² ZP, मॉड ऑफ IP ले लिया हमने यहाँ से, और ये Z है, तो ये हमारा पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड आ गया, और यही आंसर रिक्वायर्ड है। तो दिस इज आंसर गिवन इन दी बुक, सेम आंसर। अब एक दो और छोटे छोटे एग्जाम्पल है। 3-phase motor can be regarded as a balanced Y load. A 3-phase motor draws 5.6 kilowatt when the line voltage is 220 volt and the line current is 18.2 ampere. Determine the power factor of the motor. हम इसको लेके चलेंगे। ये फार्मूला पावर फैक्टर के लिए हमें अपरेंट पावर चाहिए और रियल पावर चाहिए और अपरेंट पावर चाहिए। रियल पावर हमेशा वाट में होता है, तो ये 5.6 किलोवाट जो है ये रियल पावर है। अपरेंट पावर हमने कैलकुलेट करना है, ये वोल्टेज और करंट गिवन है उससे। तो ये पावर फैक्टर का फार्मूला है। रियल पावर गिवन है 5.6 किलोवाट या 5600 वाट। अब ये हमने ध्यान में रखना है। अपरेंट पावर के लिए हमने इसका मॉड लेते हैं, या VRMS IRMS हम ले लेंगे। ये दोनों वोल्टेजेस जो हैं, ये लाइन वोल्टेज है और ये लाइन करंट है, दोनों RMS में है। लेकिन हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है उसमें ये लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज तो सेम है, इनके लाइन करंट और फेज़ करंट सेम है, लेकिन लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज फ़र्क होता है। तो इसको हमने फेज़ में कन्वर्ट करके फिर पहले सिंगल फेज़ का निकाल लेंगे। तो अपरेंट पावर सिंगल फेज़ के लिए होगा VRMS IRMS, और VRMS जो है एक्चुअली V फेज़ हम उसको कहेंगे, और I फेज़ हमारे पास V लाइन गिवन है, उसको हम √3 से कर देंगे तो ये V फेज़ हो जाएगा, और I फेज़ और IL सेम है। तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला आ गया सिंगल फेज़ के लिए।
3 फेज़ के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ गया √3VLIL। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे शेयर किया, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अपरेंट पावर इज़ √3VLIL। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, ये 220 और 18.2, तो ये हमारा अपरेंट पावर आ गया। अब हमने रियल पावर भी आ गया, अपरेंट पावर भी आ गया, तो यहाँ से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो ये हमारा पावर फैक्टर आ गया। और फाइनली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12.7, ये भी उसी तरह ही है। यहाँ पे लाइन करंट रिक्वायर 30 किलोवाट 3 फेज मोटर, कैलकुलेट द लाइन करंट रिक्वायर्ड फॉर ए 3 किलोवाट 3 फेज मोटर having a power factor of 0.85 lagging if it is connected to a balanced source with the line voltage 440 volt। तो बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। ये है, हमें फार्मूला पता है, पावर फैक्टर इज रियल पावर डिवाइडेड बाय एस। पावर फैक्टर 0.8 गिवन है, रियल पावर 30 किलोवाट गिवन है, ये लिख लिया हमने। यहाँ से एस के लिए ये फार्मूला आ गया, तो एस या कॉम्प्लेक्स पावर हमने यहाँ से नॉट कॉम्प्लेक्स सॉरी अपरेंट पावर हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब ये फॉर्मूला था अपरेंट पावर का, S = √3VLIL। यहाँ से हम IL निकाल लेंगे, S डिवाइडेड बाई √3VL। ये कैलकुलेट हमने यहाँ से कर लिया। VL सवाल में दिया हुआ लाइन वोल्टेज 440, ये हमने पुट कर दिया, तो IL करंट जो है 46.3 एम्पेयर आ गया, और यही आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।